नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवक कालचक्र। आज आदरणीय उत्तरा दीदी हमें ग्रहों की दृष्टि के संबंध में या मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करूं कि परस्पर दृष्टि के संबंध में एक बहुत बढ़िया जानकारी देने वाली है। आशा करता हूं ये जिज्ञासु और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया रहेगी और आप सभी के सहयोग से मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। जैसा कि हमारा विषय भी है, मेरा ऐसा विचार है कि हमारे जितने भी ज्योतिष बंधु हैं, जितने भी जानकार हैं, वो सब ग्रहों की दृष्टि संबंधों के बारे में जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह को कुछ दृष्टियां मिली हुई हैं। मतलब हर ग्रह अपनी राशि से अपने सातवें भाव को देखता है, सातवीं राशि। हाँ, कुछ ग्रह हमारे ऐसे हैं जैसे मंगल है, ये आउटर साइड के ग्रह हैं। मंगल, गुरु और शनि, ये तीन प्रमुख ग्रह हैं जो हमारे ज्योतिष को, फलित ज्योतिष को बहुत प्रभावित करते हैं। इनको कुछ विशेष दृष्टियां मिली हुई हैं। जैसे मंगल को सप्तम के साथ चतुर्थ और अष्टम दृष्टि भी मिली हुई है, तो गुरु को पंचम और नवम दृष्टि, और शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि। ये तो इनके सामान्य दृष्टियों की बात होगी। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, राहु केतु के बारे में भी हम बहुत भ्रम पाले रहते हैं कि इनको ये दृष्टियां हैं। राहु केतु जिस भी राशि में होते हैं उसी के अनुसार उनकी दृष्टियां मान लीजिए आप, तो ज्यादा सही आएगा। अगर वो मेष राशि में है तो मंगल की मान लीजिए, अगर वो मिथुन राशि में है तो बुध की देख लीजिए, तो बहुत सरलता से आप अनुमान लगा सकेंगे। अब हमारा जो प्रमुख जो टॉपिक है, जो हम जिस पे बात करना चाह रहे हैं, कि ग्रह दृष्टि संबंध तो बनाते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से फल हमें देते हैं दृष्टि संबंध बनाकर, ये हमारा जो विषय है, ये हमारी बातचीत का विषय है। क्योंकि हम देख लेते हैं कि एक राशि में है, मान लीजिए मेष राशि में मेरा एक ग्रह बैठा है, दूसरा तुला में बैठा है, उसके सामने वाली में, तो हम क्या देंगे, इनका दृष्टि संबंध बन रहा है, गुरु उसको देख रहा है या शनि उसको देख रहा है। लेकिन उसमें हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, एक तो उनकी अंशात्मक दृष्टि। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह आपके कुंडली में किसी भी राशि में 5 डिग्री पर बैठा हुआ है, और कोई दूसरा ग्रह उससे सामने वाली राशि में, सप्तम दृष्टि की हम जैसे बात कर रहे हैं, वहां पर 25 डिग्री 26 डिग्री बैठा हुआ है, तो आप देखिए कि आकाश में आप कल्पना करें, आकाश कितना विस्तृत है। 5 डिग्री और 25-26 डिग्री में कितना अंतर आ जाता है। तो उनकी अंशात्मक जो दृष्टि है वो उतनी पावरफुल नहीं रहती, जैसे हम युति को मानते हैं कि 5 डिग्री के अंदर अंदर जो युति होती है किन्हीं भी दो ग्रहों की, वो बहुत पावरफुल होती है। इसी प्रकार जो दृष्टि संबंध होता है वो भी जो है 5 डिग्री के अंदर अंदर, 5 डिग्री का यदि कोई ग्रह है और अगला कोई ग्रह 10 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री, 12 डिग्री, 6 डिग्री, तो उसकी दृष्टि जो है वो पावरफुल रहेगी। अन्यथा वो दृष्टि कमजोर होती है, इतनी पावरफुल नहीं रहती या उतनी प्रभावित नहीं करती। ये तो हो गया दृष्टि संबंध। इसी प्रकार जैसे मंगल, शनि और गुरु को जो स्पेशल दृष्टियां मिली हुई है, उनमें भी हमें अंशात्मक दृष्टि उनकी देखनी ही पड़ेगी, तभी जाके जो हमारी दृष्टि है वो सफल होगी। एक चीज और हम देखने लग जाते हैं, हम कह देते हैं कि उच्च का ग्रह बैठा हुआ है तो उसके सामने नीच की दृष्टि हो रही है। भाई, वो अपनी नीच की राशि को देख रहा है, नीच की दृष्टि नहीं हो रही उसकी। या फिर नीच के राशि में वो बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि उच्च की हो गई। ऐसे नहीं होता है, ये गलत है। उसका जो वो अपनी उच्च की राशि को देख रहा है, इससे उसके फलित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दृष्टि संबंध है, वो उच्च का नहीं हो जाता। तो बात, अब तीसरी बात ये हो गई कि विभिन्न ग्रहों के साथ उसके दृष्टि संबंध लाभदायक रहेंगे या
अशुभ फलदायक। तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि यदि कोई ग्रह नीच का है तो वो हमेशा अपनी दृष्टि से खराब फल देगा, या कोई उच्च का या बलवान या केंद्र त्रिकोण में है तो बहुत अच्छे फल देगा। ये हमारा सोचना भ्रमपूर्ण हो सकता है। हमें यह देखना चाहिए कि ग्रह, कोई भी ग्रह जो आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, वो किन किन भावों के स्वामी होकर आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। और दृष्टि संबंध बनाना एक अलग बात होती है। एक तो एक ग्रह दृष्टि डाले और एक दूसरा ग्रह भी उस पर दृष्टि डाले आपस में, तो वो दृष्टि संबंध होता है। अभी हम एक उदाहरण में भी देखेंगे। तो जो ग्रह आपस में अच्छे भावों के स्वामी होकर दृष्टि संबंध बनाते हैं, वो अपनी दशाओं अंतर्दशाओं में बहुत अच्छे फल देते हैं। और जो ग्रह अकारक भावों के स्वामी होकर दृष्टि संबंध बनाते हैं, वो अपनी दशाओं अंतर्दशाओं में खराब फल देते हैं। एक चीज और होती है, संबंध भी, दृष्टि संबंध भी थोड़े से गड़बड़ रहते हैं। जैसे नवम पंचम जो दृष्टि संबंध होता है किसी भी ग्रह का, चाहे वो दृष्टि डाले चाहे नहीं, सप्तम दृष्टि ही है, लेकिन अगर वो ग्रह आपस में एक दूसरे से नवम पंचम बैठे हैं तो भी जो है उनके प्रभाव, यदि वो शुभ भावों के स्वामी है तो अच्छे ही आएंगे। और यदि कोई ग्रह षडाष्टक बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह होते हुए भी षडाष्टक एक दूसरे से छठे आठवें बैठे हुए हैं, या द्विद्वादश एक दूसरे से 12वें और दूसरे बैठे हुए हैं, तो उनके दृष्टि संबंध खराब हैं और वो अच्छे फल नहीं देंगे। षडाष्टक ग्रह जो होते हैं वो अपना फल खो देते हैं, अच्छे फल नहीं दे पाते, चाहे वो अच्छे भावों के स्वामी भी हों। मान लीजिए किसी का गुरु, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, गुरु जो है चौथे भाव में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है भाई, केंद्र में क्या कहने, लेकिन उसके ग्रह, कहने को तो कुछ ग्रह 9वें भाव में बैठे हैं और कुछ ग्रह 11वें भाव में बैठे हैं। आप क्या कहेंगे इसको? भाग्य भाव में भी बैठे हैं, लाभ भाव में भी बैठे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो गुरु के साथ कुछ ग्रह जो 9वें में बैठे हैं वो छठे भाव षडाष्टक बना रहे हैं गुरु से, और जो 11वें में बैठे हैं वो भी षडाष्टक बना रहे हैं। तो गुरु की महादशा में, या जब उन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी जिसमें गुरु का अंतर आएगा, वो बहुत अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। ये बिल्कुल मानी हुई, अनुभव की हुई बात है। मान लीजिए चंद्रमा ही बैठा है 9वें भाव में किसी के और गुरु चौथे भाव में बैठा है, तो गुरु अपनी महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा में चिंताजनक फल देगा, और ऐसे ही चंद्रमा अपनी महादशा में, चाहे वो भाग्यशी हो चाहे वो नवे भाव से जुड़ा है, गुरु की अंतरदशा में बहुत अच्छे फल नहीं देगा। इसी प्रकार एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह भी गुरु की अंतरदशा में अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। नहीं, मैं तो लाभ भाव में बैठा है, दे ही नहीं सकता, लेकिन वो गुरु के अंतर प्रत्यंतर इनमें वो परेशान करेगा। ये तो कोई एक बात हो गई। और तीसरी बात यह है कि अच्छे भावों के स्वामी जब परस्पर दृष्टि संबंध बनाते हैं तो वो दोनों मिलकर बहुत अच्छा फल देते हैं और पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देख लें कि चंद्र मंगल है, वो आपस में शुभ दृष्टि संबंध बना रहे हैं। मंगल को ब्लड का, चंद्रमा को स्त्री तत्वों का कारक कहा गया है। सबसे ज्यादा ये अगर स्त्री की कुंडली में किसी को प्रभावित करते हैं तो उसके मासिक धर्म, मेंसेस पीरियड को। तो जिनकी कुंडली में उनका दृष्टि संबंध शुभ रहता है, नवम पंचम है या चंद्रमा की शुभ भावों के स्वामी है वो, उनके पीरियड्स में कभी भी गड़बड़ नहीं होती है, उनको इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता रक्तस्राव संबंधी।
और जिनके ये दृष्टि संबंध शुभ नहीं होता, अशुभ होता है, मंगल या चंद्रमा दोनों अशुभ भावों के स्वामी होते हैं, उन्हें मासिक धर्म की अनियमितता से लेकर अन्य कई बुराइयों का, परेशानियों का स्त्रियों को सामना करना पड़ता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हम इसको हर ग्रह के साथ लगा सकते हैं। सूर्य के साथ दृष्टि संबंध अशुभ होगा हर ग्रह का, तो किस तरह के परिणाम देगा, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, तो इस तरह से हर लग्न के लिए ये अलग अलग है। अगर आप कहेंगे तो हम इसके लिए अलग वीडियो भी बना सकते हैं कि हर ग्रह का विभिन्न ग्रहों के साथ शुभ दृष्टि संबंध किस प्रकार के फल देता है, अशुभ दृष्टि संबंध किस प्रकार के फल देता है। तो इस तरह से हम दृष्टि संबंधों को हल्के में नहीं ले सकते। ये एक बहुत विस्तृत विषय है और बहुत चर्चा का विषय है, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता। अब हम एक कुंडली भी देख लेते हैं। देखिए, ये कुंडली है, मेरे ख्याल 60-65 साल के व्यक्ति की है ये कुंडली। इनकी राहु की महादशा चल रही है वर्तमान में। बुध की महादशा में इनका 1955 का जन्म है, ये यहाँ लिखा हुआ है 13 सितंबर 1955। तो अब आप देखिए, इनकी केतु इनके सेकंड हाउस में है, चंद्रमा इनका चौथे भाव में, और गुरु भी साथ में। देखिए, गजकेसरी योग बना हुआ है, चंद्रमा और गुरु बहुत क्लोज हैं, युति बना रहे हैं, मतलब इनका दृष्टि संबंध या युति बहुत पावरफुल है। मंगल और सूर्य पंचम भाव में है, ये थोड़े से दूर हैं 9 डिग्री। बुध और शुक्र छठे भाव में है, काफी दूर दूर है। शनि इनका सप्तम भाव में है, राहु इनका अष्टम भाव में। अब चूंकि हमारा जो चर्चा है वो दृष्टि पर है, तो हम इसमें देखते हैं कि किस किस ग्रह की किस पर दृष्टि पड़ रही है। अब हम देखते हैं कि गुरु की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर भी है, 8वें भाव पर भी, मतलब राहु पर भी गुरु की दृष्टि है। ठीक है ना। लेकिन राहु की दृष्टि, चूंकि राहु मंगल का एजेंट है, इसलिए राहु की दृष्टि नहीं है। इसके बाद हम दूसरा देखें तो मंगल की दृष्टि भी राहु पर है, चौथी दृष्टि। राहु की दृष्टि वापस किसी पर नहीं है। उसके बाद हम यदि देखें तो शनि, क्योंकि इन्हीं को पावरफुल दृष्टियां मिली रहती हैं। शनि की जो दृष्टि है वो गुरु पर भी है और चंद्रमा पर, 10वीं दृष्टि। तो ये जो है हर तरह से इनको, शनि अब इनका क्या है, अच्छे भावों का स्वामी है, 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर गुरु जो है, जो 9वें और 12वें भाव का स्वामी है, उसको प्रभावित कर रहा है। ये दृष्टि संबंध जो है अत्यंत शुभ बन गया है और वाकई उसने उनको बहुत फल दिया है। और चूंकि राहु पर ये दृष्टियां हैं, तो राहु भी गुरु का एजेंट बन गया है। तो ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल रहा, वैसे भी गजकेसरी योग भी रहा, चंद्रमा मात्र सुख बहुत मिला, खूब विदेश यात्राएं करी, उच्च अधिकारी रहे, उच्च पद पर रहे। इनके जो बच्चा है पहला, बहुत ही बढ़िया, ब्रिलियंट, जिसको हम कहेंगे कुलदीपक योग, बहुत बढ़िया बच्चा है। सूर्य मंगल देखिए पंचम भाव में, सूर्य स्वग्रही है, और शनि की दृष्टि होने से इनको हर कार्य में, जो भी कार्य इन्होंने किया, इसमें सफलता मिली। अब यही ये ग्रह यदि अकारक भाव के स्वामी होते ना, तो अच्छे फल प्रदान नहीं करते। अब मंगल चूंकि लग्नेश है, हालांकि अष्टमेश भी है, लेकिन वो पंचम भाव में बैठकर इनके स्वास्थ्य को भी बल प्रदान कर रहा है, स्वस्थ रख रहा है। तो इस उम्र में भी ईश्वर की कृपा से ये अभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न है। ये दृष्टि, शुभ दृष्टि का ये प्रभाव रहता है। इसके विपरीत अगर अपन अशुभ दृष्टि संबंध देखें तो बहुत ही परेशान, मतलब कि आप ये माने कि अगर मान लीजिए शनि यहाँ 9वें भाव में होता तो ये षडाष्टक योग बनाता, तो फिर ये उतने अच्छे प्रभाव नहीं दे सकता। या शनि 3रे भाव में होता, द्विद्वादश योग बना रहा होता, तो भी बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा। अब इनका संबंध जो है ये आपस में द्विद्वादश का संबंध है, मंगल और सूर्य का और चंद्रमा और गुरु का। लेकिन इसमें इनको वाकई जब सूर्य में मंगल या इसमें जब दशाएं आई हैं, तब इनको थोड़ी काफी
गवर्नमेंट जॉब में थे तो कुछ परेशानियां वगैरह उठानी पड़ी थी, थोड़े से समय के लिए, लेकिन दीर्घकालिक नहीं। तो द्विद्वादश योग जब बनता है तो उस समय दशाओं अंतर्दशाओं में थोड़ी सी परेशानी या नुकसान, हम उसको कह सकते, उठाना पड़ सकता है। तो मेरा ख्याल है आप लोग इस प्रैक्टिकल अनुभव से थोड़ा सा समझ गए होंगे। आशा है आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा, समझ आएगा, कुछ नयापन आपको देखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। दीदी, इस कुंडली में एक विशेषता ये है कि अगर आप सामान्य किसी को कुंडली दिखाएँगे तो पहले तो इस पे इतना शोर मचा देंगे, काल सर्प डरा देंगे। फिर अष्टम में राहु बैठ गया, अरे बाप रे! अष्टम में राहु बैठ गया, अब तो आपका जीवन नर्क होने वाला है। और देखिए, आप बता रहे हो कि ये बहुत ही बढ़िया सफल व्यक्ति हैं। सर अभी राहु की महादशा चली, शानदार देश विदेश की यात्राएं कर रहा है, बेटा इसका फॉरेन में बैठा हुआ है, खूब बढ़िया फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है, इतनी ऊंची पोजीशन पे बेटा बैठा है, खूब पैसे की कोई कमी नहीं है। मल्टी स्टोरी मकान है बच्चे के, बेटे के, या बिल्कुल बड़े सारी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे की। हाँ, प्रॉपर्टी है बेटे की हाँ। भी, लंदन में भी प्रॉपर्टी है, इंडिया में भी इसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि कई बारी जो जिस तरह से डराने वाली जो ज्योतिष का जो केंद्र रहता है, वो इन्हीं चीज़ों पे रहता है कि अरे! अष्टम का तो राहु क्या कर देगा? डराए नहीं, प्लीज़ डराए नहीं, कुछ नहीं करेगा। ऐसा कोई नर्क नहीं बनाएगा जीवन को, आप चिंता ना करें। बाकी सारे पूरी कुंडली का विश्लेषण करें, एक ग्रह के आधार पर ना बात करें। काल जी सर्प योग कुछ नहीं होता, उससे डरें तब जब अंदर बैठे ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पर तो कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, वो जो उनके डिस्पोज़िटर हैं वो ठीक है। जी तो सारे ठीक हैं, वो सबकी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, कुंडली बहुत अच्छी उच्च का शनि बैठा है जो आप बता ही रहे हो 10वें और 11वें भाव का स्वामी होके और फिर गुरु, बैठा है। गुरु उच्च का है देखिएगा, और गुरु की दृष्टि है राहु पर। हाँ, दोनों ही मतलब ऐसे जो ग्रह जो हैं, जो बहुत टाइम मतलब लेते हैं एक गोचर में, वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं। मतलब ऐसे रेयर कुंडली, अब मैंने भी आज इतने ध्यान से देखा इस कुंडली को, रेयर कुंडली है वाकई। तो बहुत अच्छी कुंडली, बढ़िया कुंडली। आदरणीय उत्तरा दीदी हमेशा ही एक विषय को इतना सरल बना देती हैं कि किसी के भी समझ में आ जाए। उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज़ देती हैं और मेरा आग्रह रहेगा जिनको भी इनमें से किसी भी विषय पे कोई बात करनी है, आप डायरेक्टली उनके इन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है, यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।